गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की तो चाणक्य विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई तो 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया तो चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था तो सेल्यूकस। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था तो चाणक्य। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है तो यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है तो इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया तो मौर्य वंश। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है तो इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक हैं तो कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है तो मेगास्थनीज के। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना तो बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था तो बिंदुसार। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है तो शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ तो अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की तो मोगलीपुत्र तिस्त ने। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था तो 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी तो अशोक ने। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की तो कलिंग। अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था तो पाटलिपुत्र में।
अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो बोधगया की। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो 10वें वर्ष। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो चंपारण जिले से। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं तो रुमिनदेई। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राज प्रसाद स्थित था तो कुम्हरार पटना। कुम्हरार से 80 स्तंभ वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल अवशेष मिला है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शासन शैली का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं तो एरियन। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृत नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो फाहियान। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाएं का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने। ये 4 गुफा थे: सुदामा, सियुस, झोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण कराया था तो दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। मौर्यकालीन चामरग्राहिणी यक्षिणी प्राप्त हुई हैं तो दीदारगंज पटना में। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? तो लोहानीपुर पटना से। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है तो मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। किसके शासन काल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो बिंदुसार। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस उपनाम धारण किया था? तो स्ट्रेबो। यूनानी दूत
डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? तो बिंदुसार। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तो भाब्रू स्तंभ है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने। अशोक की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 3 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में गठित थी। यह कहलाता था तो मेगास्थनीज। यह कथन किसका था? तो मेगास्थनीज का था। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी। यह केंद्रीकृत थी, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में सभी। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए। उसे प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए। देवनाम्पी के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो अशोक ने। धम्म महाधम्म के कार्य क्या थे? तो उपयुक्त सभी। धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय। मौर्यकालीन प्रशासक में राजुक के कार्य थे तो उपयुक्त सभी। न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व विभाग। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? तो कौटिल्य, पाणिनि, उपावर्स। तो 1, 2, 3 मौर्यकालीन स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण हैं। तो पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षिणी, बराबर की गुफा। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है तो उपयुक्त सभी। द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें शिलालेख से और 12 शिलालेख से। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्मदान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो 9वें अभिलेख शिलालेख से। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो आर्थिक संकट।